यस ओके सो हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु इंस्टीट्यूट। दिस इज शिखर खरे और आज हैं हम लोग अपने ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 4 में। सो गाइज, अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स ग्रेविटेशन के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। फ्री फॉल का केस, मून पे जो वेट होता है हमारा 1/6 क्यों हो जाता है, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। ठीक है, और इवन हम लोगों ने प्रेशर्स इन फ्लूइड के भी कुछ टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो लेक्चर्स बचता है वो बचता है 2-3 टॉपिक और हमारे लास्ट के बचते हैं, उससे ज़्यादा फिर ये चैप्टर तुम्हारा आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल अगर हम लोग देखें तो आपका ये जो लेक्चर नंबर 4 है ये थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक आपके लिए बचे नहीं हैं। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती उसको खींच खींच करके हम लोग बहुत लंबा करें, और क्योंकि स्टिक टू द एनसीईआरटी ही रहना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि टॉपिक हम लोग अपने टॉपिक से बाहर हम लोग ना भटकें। जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा एरिया है, वहीं तक हम लोग सीमित रहें। ठीक है, तो अब हम लोग अगर क्योंकि स्टिक टू द एनसीईआरटी चल रहे हैं, और एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोगों ने अभी तक जो है ब्योयेंसी और उसके शायद 1-2 टॉपिक और हैं, पास्कल्स लॉ वगैरह, वो सब शायद कंप्लीट कर लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट चलिए ठीक है, मैं क्योंकि रिवीजन तो ले ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं प्रॉपर जो है रिवीजन ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोगों के लिए आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा, जो कि आप लोगों को रिवाइज होनी चाहिए। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 को। यस, फाइन। अब यहाँ पे देखिए, समझिए अच्छे से, क्लियर करिएगा बातों को। यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना बच्चे, वो पढ़ रहे थे हम लोग प्रेशर्स इन फ्लूइड। क्या पढ़ रहे थे? प्रेशर्स इन फ्लूइड। ये मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए वापस से ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे लोग नए हैं आज इस चैनल पे, तो उनको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो उनको नहीं समझ में आए। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली, देखिए वैसे तो मैं कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाता हूँ, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में मेंशन होती है उससे डायरेक्टली कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ, बट मैं जो फ्रेश लेक्चर लेता हूँ उसमें 1-2 बार चीज़ों को रिवाइज इसीलिए कराता हूँ, क्योंकि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको भी सारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर्स इन फ्लूइड की अगर हम बात करें बच्चे, तो प्रेशर इन फ्लूइड यहाँ पे मैंने आप लोगों को, देखिए हम लोग ने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, वो किससे रिलेटेड थी? वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड थी, जहाँ पे फ्री फॉल का केस और ये वो। तो ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ में आती है कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की बात हुई है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, इस चैप्टर में एक ही चीज़ की बात हुई है, वो हुई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक, समझ में आई मेरी बात? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इस पूरे चैप्टर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हुई है, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट, मास, ये सारी चीज़ें ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसकी ही सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग बेटा प्रेशर्स इन फ्लूइड में आ जाए, तो फ्लूइड में मैंने आपको बताया था फ्लूइड इन्वॉल्व 2 थिंग्स। ठीक है, क्या क्या? एक तो लिक्विड्स और दूसरा गैसेस। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी फ्लो, विच कैन बी फ्लो। ठीक है, यस, तो एनीथिंग विच कैन बी फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। अब आता है प्रेशर्स इन फ्लूइड। तो अब ये जो प्रेशर्स इन फ्लूइड है, यहाँ पे ये टॉपिक आपको क्या बताना चाहता है? ये टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता है कि स्थायी रूप से पानियों में भी, या मान के चलिए किसी लिक्विड में भी, एक प्रेशर जनरेट होता है। वो क्यों होता है? यहाँ पे 2-3 लॉज भी हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, ये सारे लॉज भी यहाँ पे बताए जाते हैं आपको। ये होता है इनके मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ की वजह से। समझ में आ रही है मेरी बात? ये इनके मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा होता है। यस, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो हेयर वी अंडरस्टैंड कि अगर मैं प्रेशर की बात आप लोगों से किया था बच्चे, तो प्रेशर में हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी थी। ठीक है, क्या बोली थी? कि मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स होता है जिसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, यस, ये फोर्स,
ये एक फोर्स होता है, और जब ये फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट करता है, जब भी कोई फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट करता है तो वो चीज़ थ्रस्ट बन जाती है। और जब ये थ्रस्ट जो है एक मिनिमम एक कोई सर्टेन एरिया ऑक्यूपाई करता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये जो थ्रस्ट है ना, ये जो थ्रस्ट अपॉन एरिया अगर मैं कर देता हूं तो ये चीज़ बेटा क्या बन जाती है, प्रेशर बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या बन जाती है, प्रेशर। ठीक, तो ये थ्रस्ट अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना, तो ये थ्रस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, तो प्रेशर इन फ्लूइड का मतलब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। अब ये रिलेट क्या है, देखो इसको सबसे बेसिक तौर पे जो रिलेट किया जाता है बच्चे, वो यहाँ पे किया जाता है कि अगर मान के चलिए ये एक आपके पास टम्बलर है और इस टम्बलर में यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो अब आपने ये एक बहुत ही सिंपल तरह से देखा होगा कि अगर आप इस टम्बलर में यहाँ पे पानी, अगर इस टम्बलर को हिट कर देते हैं, यहाँ पे छेद कर देते हैं, तो क्या होता है कि पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट पे सर्टेन कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको फोर्स मिलता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसकी जो वॉल्स हैं जिस इस वेसल की, पानी इस डायरेक्शन में फोर्स तो लगा ही रहा था, तभी तो ऐसा हुआ कि छेद करते ही पूरा पानी एक अच्छी खासी वेलोसिटी के साथ, एक ठीक ठाक वेलोसिटी के साथ पानी बाहर आता है। ठीक है, और एक समझ में आता है कि यस एक फोर्स से पानी आ रहा है, एक वेलोसिटी के साथ पानी आ रहा है। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे एक लॉ बनाया जाता है जिसको हम लोग पास्कल्स लॉ कहते हैं। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जो भी पानी या फ्लूइड को हम लोग किसी भी वेसल में रखते हैं तो वो उसके सारी डायरेक्शंस में फोर्स लगाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये था पास्कल्स लॉ, पास्कल्स का नियम। ठीक है, यहाँ तक आप सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो प्रेशर्स इन फ्लूइड्स इन्वॉल्व्स 2 to 3 थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंटली नोन एज पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ, एंड दूसरा इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब ओवरऑल इस सिचुएशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो टॉपिक है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि चीज़ें तैरती कैसे हैं, वो भी इसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन के नाम से। ठीक है, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा मेंशन नहीं है, 2-3 चीज़ें ही मेंशन है, उसको लेके यहाँ पे अपन ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे स्टिक टू द एनसीईआरटी चलना है बच्चे, इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ही कवर करूँगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी मेंशन हैं उसको कवर करूँगा, जो भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। लेकिन हाँ, ये कि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें मेंशन है बच्चे, वो हम कम्प्लीटली यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रेशर्स इन फ्लूइड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है, किस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं। ठीक, तो अब इस चीज़ को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेशर की अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया से, राइट, थ्रस्ट अपॉन एरिया से जानते हैं। यहाँ तक सब आई होप सो आप सबको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने आप लोगों से एक बात और बोली थी जो कि पास्कल्स लॉ के नाम पे बोली थी। अच्छा, प्रेशर की एक यूनिट होती है जिसको हम लोग पास्कल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पास्कल्स भी कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक चीज़ आप अगर मैं आपसे शेयर करूं तो यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पास्कल्स का एक नियम होता है, पास्कल्स का लॉ भी है इस पे। और पास्कल्स का लॉ क्या कहता है कि जो भी किसी भी फ्लूइड को जब आप कंटेनर में रखते हो तो वो उसके साइड वॉल्स पे फोर्स लगाता है, ये पास्कल का नियम है। और इस चीज़ को देखते हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो भी मैंने पानी रखा हुआ है एक टब के अंदर, अगर मैं यहाँ पे इसको किसी भी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे इसमें होल करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ, तो क्या होगा कि पानी एक सर्टेन वेलोसिटी से बेटा बाहर आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये देखो, ये कुछ इस तरह से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लगातार एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। अगर फोर्स नहीं लग रहा होता तो शायद ये पानी बाहर नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास क्या आता है? पास्कल्स का नियम। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और सबके दिमाग में आता है, तो सर फिर क्या नीचे के डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है और ऊपर की डायरेक्शन में भी लगता होगा? क्योंकि फोर्स तो सारे डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज जान लो,
वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स थोड़ा सा कम लगता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ज्यादा लगता है। समझ में आ रही है मेरी बात? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ज्यादा लगता है, वर्टिकल प्लेन पे थोड़ा सा कम लगता है। एक चीज और देखो, अब ये जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्योयंसी या ब्योयंट फोर्स, ब्योयंट फोर्स। ठीक है, ये होता है हमारा ब्योयंट फोर्स। फोर्स यानी कि ब्योयंट फोर्स कौन सा फोर्स होता है? फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, यहाँ पे कोई भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि अगर मैं ब्योयंट फोर्स की बात कर रहा हूं तो यानी कि मैं ऐसे फोर्स की बात कर रहा हूं जो पानी के द्वारा लगाया जाता है ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, जब कभी भी आप पानी के अंदर जाते हैं या कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि ऑब्जेक्ट वो जो है थोड़ा सा हल्का हो गया है। वो ऐसा इस वजह से होता है बच्चे कि अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे एक, अगर मैंने मान लीजिए पानी लिया हुआ है, ठीक है, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पानी में डुबोया है, तो अब क्या होगा? देखो, जो इसका वेट होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा mg, राइट? और अब क्या होगा इसके रिएक्शन में, या मान के चलिए जो वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा। तो मान के चलिए अगर 10 किलो वजन इसका नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, और मान के चलिए अगर 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग गया, ठीक है, तो अब आप ये समझो, ये भी, ये देखो, ये भी एक तरह का फोर्स है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये वेट है ना, तो वेट भी एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, और ये 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा? चेंज 8 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे क्यों बचत क्या हो रही है? ये आपको ये बता रहा है कि जो वेट है वो यहाँ पे हल्का हो रहा है। समझ रहे हो? इसको एपरेंट वेट भी कहा जाता है। समझे मेरी बात? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक, ओके, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया ब्योयंट फोर्स क्या होता है। ब्योयंट फोर्स, देखो, किसी भी चीज के लिए ब्योयंट फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई बॉडी सिंक कर रही है, कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, उसके पीछे सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वो ब्योयंट फोर्स का होता है। ठीक है, तो फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, चलिए अब आते हैं इस चीज पे कि सर ये बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपन ने यहां तक पढ़ाई कर ली थी, थ्रस्ट एंड प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये कुछ क्वेश्चंस थे उससे रिगार्डिंग, प्रेशर इन फ्लूइड्स, ब्योयंसी, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अब आता है व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन ऑन द सरफेस वाटर। अच्छा ठीक है, इस यानी कि ये फ्लोटिंग की कंडीशन बता रहा है। मैं यहाँ पे इसको जो है क्रॉस कर लेता हूं। यस, चलिए अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस ऑफ वाटर। अब देखो एक चीज याद रखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में तैरने के लिए इतना आपको, देखो बहुत बेसिक सा, देखो एक आप 2 मिनट के लिए सारी साइंस छोड़ दो, सारी आप भौतिक विज्ञान, सारा फिजिक्स मैथ सब छोड़ दो, बस इतना सा आप सोचो, अपने एक सिंपल दिमाग से सोचो कि जैसे ये पानी है, ठीक है, अब अगर मुझे मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है ना, अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को पानी में तैराना है तो मुझे इतना समझ के रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट, जब हम इस ऑब्जेक्ट को पानी में डालें तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि ये जो फोर्स पानी ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है ये इसके नीचे लगाए हुए फोर्स को काट दे। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि अगर ये जो फोर्स mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो फोर्स ब्योयंट ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो वैसी सिचुएशन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैसी सिचुएशन में अगर इस बॉडी को मुझे तैराना है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वेट है उससे ज्यादा होना चाहिए ब्योयंट फोर्स। समझ गए? उससे ब्योयंट फोर्स जैसे ही ज्यादा हो जाएगा यानी कि नीचे से लगाया हुआ फोर्स ज्यादा होगा
और ऊपर से लगाया हुआ फोर्स कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा वाला फोर्स कम वाले को क्रॉस कर जाएगा और बॉडी आपकी फ्लोट कर जाएगी। यही तो सिचुएशन है, इसमें कुछ अलग थोड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखें कि फिजिक्स 2 मिनट अगर आप सारी टेक्निकलिटीज़ हटा दें तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसको तैरना होगा तो जाहिर सी बात है ब्योयेंट फोर्स इसके नीचे लगाए गए फोर्स से जो है ज़्यादा हो जाए तो वैसे सिचुएशन में बॉडी फ्लोट कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है डेंसिटी की। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा निकल गई तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, कम निकल गई तो ऑब्जेक्ट तैर जाएगा। इसी वजह से सिचुएशन क्या होती है कि जो कॉर्क होता है, कॉर्क है ना, वो तैर जाता है और नेल यानी कि कील डूब जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब आता है तो सर फिर यहाँ पे जो है शिप को भी डूब जाना चाहिए। बिल्कुल शिप को भी डूब जाना चाहिए, शिप डूबती भी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखो शिप की जो सरफेस है वो कितनी है, फ्लैट सरफेस है। ठीक है, अब अगर तुम फोर्स अपॉन एरिया वाला कॉन्सेप्ट देखो, फोर्स अपॉन एरिया वाला कॉन्सेप्ट देखो तो जाहिर सी बात है कि एरिया बड़ा हो गया तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम लगेगा, जाहिर सी बात है। समझ में आ गई? जो फ्लैट सरफेस होती है नीचे की, आप लोगों ने कभी शिप देखा होगा या कुछ भी ऐसा देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा नीचे जो फ्लैट सरफेस होती है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों शिप नहीं डूब रही है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करी गई है। एक्टिविटी ये करी गई है कि द नेल सिंक्स द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ दी। अब देखो ये मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, ये कुछ चीज़ें मैं एनसीईआरटी में मार्क करा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, ताकि आप लोग परेशानी में ना आए, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को एनसीईआरटी में मार्क करा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपसे एग्जाम में किसी भी तरह से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नेल सिंक्स, नेल सिंक क्यों? The force due to the gravitational attraction of the earth on the iron nail pulled downwards, there is an upthrust to the water or upthrust of water on the nail which pushes it upward, but the downward force acting on the nail is greater than the upthrust, that's why ये जो नेल है वो डूब जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन काम नहीं आता बच्चे। ठीक है, सिर्फ एक ही रीजन जस्ट नहीं आप जस्टिफाई कर सकते कि ये नेल क्यों डूब जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि द कॉर्क फ्लोट्स वाइल नेल सिंक्स, दिस इज बिकॉज द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। अब जो चीज मार्क कराने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से मार्क कर लेना, अपने कॉपी पेन को लेके हाथ में बैठना। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। The density of the cork is less than the density of the water. ठीक है, this means that the upthrust of water on the cork is greater than the weight of the cork, so it's float. समझ में आ गई मेरी बात? अब आ जाएं अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि the density of a iron nail is more than the density of the water. This means that the upthrust of the water on the nail is less than the weight of the nail, so it sinks. ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, और यही डिफरेंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि देयरफॉर ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी less than that of a liquid floats on the liquid and the object of the density greater than that of liquid sink in the liquid। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट है और आपको फ्लोटेशन में काम आएगा। इस चीज को अच्छे से मार्क कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ये चीजें याद रहें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है विच इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि दो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करता है हमारे प्रेशर इन फ्लूइड्स में, एक होता है पास्कल्स लॉ और दूसरा होता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात यहाँ पे ये आती है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थोड़ी सी स्पेलिंग में गलत हो सकता है, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग समझ लेना, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चे, यहाँ पे समझ के चलना
ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, आपने आप सबने ये चीज़ देखी होगी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाता है तो इसको तो क्या होता है कि जैसे इसको पानी में डाला जाता है तो कुछ पानी बाहर निकल के आता है। ठीक है, कुछ पानी क्या निकल के आता है, बाहर निकल के आता है। तो ये बाहर किस वजह से निकल के आता है, क्यों निकल के आता है ये पानी बाहर? ठीक है, ये जो पानी बाहर आ रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है इसका बॉडी वेट। ठीक है, इसका बॉडी वेट है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब ये बताइए क्या इस बॉडी वेट का इस पानी से क्या रिलेशन है? ठीक है, तो जब ये चीज पे आर्किमिडीज ने रिसर्च करी तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी चीज पे बन के आया कि जब भी कोई बॉडी, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, कि कोई भी बॉडी जब भी पार्शियली या कंप्लीटली इमर्ज की जाती है पानी के अंदर, ठीक है, इमर्ज की जाती है पानी के अंदर, तो वो क्या करती है, वाटर को डिस्प्लेस करती है। क्या करती है, वाटर को डिस्प्लेस करती है। ठीक, तो जो वाटर को डिस्प्लेस करती है उसका रिलेशन यहाँ पे क्या बनता है ऑब्जेक्ट से, या उसका रिलेशन क्या निकलता है, क्या ये ऑब्जेक्ट जो पानी निकल के आ रहा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ठीक है, कि वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शियली immersed in a fluid, it displaces water. ठीक है, it displaces the fluid and the weight of that fluid, weight of the displaced liquid, यहां पे मैं water कर रहा हूं, किसके इक्वल होगा, is equal to the upthrust applied on the body, upthrust applied। समझ में आ गई मेरी बात? ये चीज है। ठीक है, तो ये है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जब भी कोई बॉडी अगर पानी में डुबाई जाएगी, या पानी या तो कंप्लीटली या तो पूरी तरह से, या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली, तो वैसी सिचुएशन में जो पानी डिस्प्लेस होगा उसका वजन जो है लग रहे बॉडी पे लग रहे अपथ्रस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहीं ना कहीं मेंशन भी है। ठीक है, चलिए कहाँ पे मेंशन है, एलोंगेशन, अच्छा ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया जा रहा है। ठीक है, यस, तो ये एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर देखें। ये एक्सपेरिमेंट में चलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यू विल इलोंगेट द स्ट्रिंग, बैलेंस डिक्रीजेज, स्टोन ग्रेजुअली लोवर्ड इन द वाटर एंड नो फर्दर चेंजेस ऑब्जर्व्ड वंस द स्टोन इज fully immersed in the water. What do you infer from decrease in the extension of the string? So we know that the elongation produced in the string or the spring balance is due to the weight of the stone. Since the extension of the stone decreases once the lowered in the water, it means that some force act on the stone in the upward direction. ये चीज़ आपको example बता रहा है। As a result, net force string decrease and hence कहा था, and hence the elongation also decreases। अब यहाँ पे समझ के चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो अब कह रहा है what is the magnitude of buoyant force experienced by the body is the same all the fluids, so does all the body experience this same buoyant force? The answer to this question is contained in the Archimedes principle। yes, तो यहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। यही चीज मैं आपको वहाँ पे भी समझा रहा था कि जब भी किसी भी बॉडी को पार्शियली या होली बॉडी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो उस पे क्या होता है कि जो वो लिक्विड कुछ डिस्प्लेस होता है, और उस जो डिस्प्लेस लिक्विड होता है उसका वजन किसके बराबर होता है, लग रहे थ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यस हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पे खत्म हो जाता है आर्किमिडीज
प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस जरूर देख लीजिएगा गाइस। यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन जरूर देखें कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मेनी एप्लीकेशन। इट इज यूज्ड इन द डिजाइनिंग शिप्स and submarines. Lactometer, which are used to determine the purity of the sample of milk, and hydrometer used to determine the density liquids are based on this principle. Is that clear to everyone? ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक है बेटा ये लाइक ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाता है। ठीक है, अब अपने पास बची हुई है एक्सरसाइज और जो हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं सोच रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूँ विच इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो, जो अगर मैं बात करूं बेटा रिलेटिव डेंसिटी की, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, अब ये देखो रिलेटिव डेंसिटी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है, कि ये रिलेटिव है। किससे रिलेट कर रही है? देखो, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे वाटर क्यों आता है ना? जनरली देखो यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये बेसिकली दो सब्सटेंस के बीच की रिलेटेड डेंसिटीज होती हैं, दो डेंसिटीज को कंपेयर किया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी आरडी की बात करूं, इसको हम लोग आरडी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? ये इसका फॉर्मूला है। देखिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बस हाँ, ये है कि आप लोगों को ओवरऑल ये इसका आइडिया लग जाए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी बेटा क्या होती है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी जो है दो इज द रेशियो, इज बेसिकली द रेशियो, ठीक है, रेशियो किसका रेशियो? रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों, इसका क्या मतलब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब बच्चे ये होता है कि जो पानी है वो 4 डिग्री पे अपनी मैक्सिमम डेंसिटी में होता है। ठीक है, किस में होता है? मैक्सिमम डेंसिटी में होता है। अब सर यहाँ पे तो हम लोग कुछ और भी ले सकते थे, वाटर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वाटर को देखिए, बहुत सिंपल भाषा में बोले अगर हम लोग, तो जो वाटर होता है वो हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते ही हो। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और समझ लो, जो वाटर होता है बेसिकली अगर हम लोग देखें तो वो अपनी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने मैक्सिमम डेंसिटी पे होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि क्यों हम लोग ले रहे हैं जो हम लोग वाटर का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं? वाटर का एग्जाम्पल क्यों लिया जा रहा है? ठीक है, तो वाटर का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कि आप केमिस्ट्री में भी देखिए, तो जैसे केमिस्ट्री में आप सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, इन सब से, तो वैसे हम लोग फिजिक्स में कुछ चीज़ों को वाटर से कंपेयर करते हैं क्योंकि एक यूनिवर्सल चीज़ है। ठीक है, तो और ये अपनी मैक्सिमम डेंसिटी पे भी होता है। और एक चीज़ ये भी समझ लो कि ये तैराने में किसको काम आता है? ये आता है, जनरली यूज़ होता है शिप्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो कि कहाँ पे क्या यूज़ होता है। ठीक, तो गाइज यहाँ पे अपना हम लोगों का चैप्टर ये जो है ख़त्म होता है ना? ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म होता है और अब हम लोगों का जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोगों का इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज, ये दो टॉपिक लास्ट के हमारे पास यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, तो अब गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।